नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और इसी कड़ी में मैं आप सभी के बीच में लेकर हाजिर हूं 6 मई 2024 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से खासकर यूपी पुलिस और आरओ एआरओ की जो भी मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं उनके ध्यान में रखते हुए और इसके साथ साथ आरपीएफ के परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने कंटेंट को तैयार किया आप सभी के लिए। क्वेश्चन मैंने बहुत सारे इसमें इंक्लूड किए हैं आप सभी के लिए, बहुत सारे लेलन टॉप इंक्लूड किए हैं। यानी जहाँ जहाँ मुझको क्वेश्चन मिला है वहाँ मैंने आपको पूरा टॉपिक समझाने की कोशिश की है। तो आप सभी लोग इस क्लास की महत्वपूर्णता को समझिए और क्लास को अंत तक देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। और पहला ही क्वेश्चन आपको मज़ा आ जाएगा देखकर। यहाँ से आपका पूरा टॉपिक क्लियर होने वाला है। सूचकांक का क्वेश्चन है, आपका पूछा गया आपसे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। उस दिन मैंने आपको बताया था कि 3 मई को क्या मनाते हैं, आपका प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। और उसी दिन एक रिपोर्ट जारी की जाती है। रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। यानी कि ये आपका क्या है, एक इंडेक्स है, एक सूचकांक है। और एक संस्था है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि सबसे अच्छी मीडिया कहाँ पर अपना वर्क करती है और उसको कितनी स्वतंत्रता मिलती है वहाँ पर अपने देश में काम करने की। तो इसमें टॉप पर है आपका नॉर्वे, बॉटम पे यहाँ पर इरिट्रिया और इसका स्थान है 180वां। यानी इसमें कुल देशों की संख्या है 180। तो 180वें स्थान पर आपका इरिट्रिया। इरिट्रिया आप सब लोग जानते हैं, इरिट्रिया जो है आपका एक अफ्रीकी देश है। और जो कि आपका इरिट्रिया आपका किस में पड़ता है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका एक जिसमें 4 देश आपके आते हैं उसी में शामिल है आपका इरिट्रिया। भारत की रैंक में इसमें 2 अंक का क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। भारत की रैंक यहाँ पर कितनी हो गई, 159 हो चुकी है। ठीक है, भारत की रैंक क्या हो गई है, 159 हो चुकी है, जो कि पिछली साल 161 थी। आप सभी को पता है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा। अभी हम लोग जब रिवाइज करेंगे उसमें देखेंगे भी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो 2023 था, इसमें भारत की रैंक क्या थी, 161 थी। लेकिन 2024 में आपको याद रखना है 159 हो चुकी है। वहीं पर नल्ला पाकिस्तान, ये नल्ला पाकिस्तान कौन से स्थान पर है, तो आप लोग याद रखना ये 152वें स्थान पर है। ठीक है, 152वें स्थान पर है आपका पाकिस्तान। अब साथियों हमारे सूचकांकों की बात आई है, तो हमारा धर्म कर्तव्य है कि हम लोग सारे के सारे अपने सूचकांकों को एक बार रिवाइज कर लें। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए आपको सारे के सारे जो आपके सूचकांक है वो रिवाइज हो जाएं, उसी के लिए मैंने एक पूरी की पूरी पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। आइए दिखाता हूं आपको। यहाँ से आपका एक एक सूचकांक तैयार होने वाला है बहुत ही कम समय में और बेहतर तरीके से आपका रिवीजन होने वाला है। देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भारत की रैंक है 127। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भारत की रैंक है 180। हंडले पासवर्ड इंडेक्स भारत की रैंक है 80। वैश्विक शांति सूचकांक भारत की रैंक है 126। वैश्विक खुशहाली सूचकांक भारत की रैंक है 126। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक मैंने बताया अभी आपको, पिछली साल क्या थी हमारे 161, लेकिन इस बार आपका रखनी कितनी है, 159। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछे जलवायु परिवर्तन सूचकांक, पहले रैंक थी 2022 में कितनी हमारी, तो 8वीं रैंक थी और 2023 में 7वीं रैंक है। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4थी है। वर्ल्ड टैलेंट सूचकांक में भारत की रैंक 56 है। नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक 40 है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 134 है। यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक 4 है। सैन्य खर्चे में भारत की रैंक 4 है। अनुसंधान सूचकांक में भारत की रैंक 4 है। इसके साथ साथ आपको रखना है कि हेपेटाइटिस जो सूचकांक है इसमें भारत की रैंक 2री है। शेयर मार्केट में भारत की रैंक 4थी है। साइबर अपराध में भारत की रैंक 10वीं है। और प्लास्टिक प्रबंधन में भारत की रैंक 2री है। और इसके साथ साथ अंत में है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट में भारत की रैंक 51 है। तो यहाँ से आपके सारे के सारे सूचकांक आई थिंक मैंने आपको रिवाइज करा दी बहुत ही कम समय में। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, वीडियो पसंद आ रही हो और इसकी आप सभी लोग अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग 90271973 इस नंबर पर जाकर आप लोग क्या कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहाँ से आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो जो भी साथी इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आप टेलीग्राम और इस व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूएनओ का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है या किसके नेतृत्व में हुआ है। तो आप लोग याद रखना डिजिटल, जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, डीपीआई का जो सम्मेलन हुआ है वो यूएनओ का ये पहला सम्मेलन होगा। और किसके नेतृत्व में होगा, तो आप लोग याद रखना ये भारत के नेतृत्व में होगा। यानी भारत के नेतृत्व में इसकी बैठक होने वाली है। ठीक है, यूएनओ की बात आई है तो आइए समझते हैं यूएनओ के बारे में। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क। और ये किस नदी किनारे, न्यूयॉर्क की हडसन नदी किनारे है। इसके हेड कौन है वर्तमान में, तो एंटोनियो गुटारेस हैं। ठीक है, यूएनओ की जो स्थापना हुई थी आप सभी को पता है, ये विश्व में शांति स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है,
शुरुआत में इसमें 51 देश थे, लेकिन आज वर्तमान में 193 देश हैं और 193वां देश है इसका दक्षिणी सूडान। ठीक है। यूएनओ में प्रतिनिधि सभा की जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है रुचिरा कंबोज, यानी भारतीय प्रतिनिधि की जो है वो कौन है, रुचिरा कंबोज है। ठीक है, ये आपका रखना है यूएनओ से। अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें हम लोग अपने सभी ब्रांड एम्बेसडरों की एक सूची मैंने आपके लिए बनाई है, जहाँ से मैं आपको सारे के सारे ब्रांड एम्बेसडर रिवाइज कराने वाला हूँ। इसके साथ साथ मैंने कुछ यहाँ पर लिख भी दिए हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है करंट अफेयर का। करंट अफेयर का क्वेश्चन कह रहा है यूनिसेफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो यूनिसेफ आप लोग सब लोग जानते होंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1946 में स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है और 1965 में इसको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये एक यूएनओ की ही संस्था है यूनिसेफ, और इसके संस्थापक कौन थे, तो लुडविक रॉसमन थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए ब्रांड एम्बेसडर की बात आई है, तो जो आपका यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो कौन है आपकी, तो वह है करीना कपूर। कौन बनी है, करीना कपूर। इनके बारे में आपको याद रखना है, करीना कपूर ये आपकी यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई हैं। ठीक है, अब आपसे पूछे चुनाव जो आयोग है इसके यूथ आइकन किसको बनाया गया, तो आयुष्मान खुराना को। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, धोनी। बिस्लरी की जो आपकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, दीपिका पादुकोण। कुच्ची की कौन है, तो आलिया भट्ट हैं। स्वराज ट्रैक्टर के कौन है, तो MS धोनी है। इसके साथ साथ गरुड़ एयरफोर्स के कौन है, तो ये भी हमारे धोनी। चलिए सभी लोग हाथ में कॉपी पेन जरूर रखें, जिससे कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिले तो उसको आप लोग लिख लें। देखिए पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सौरव गांगुली। SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, MS धोनी। रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, MS धोनी। मोबिल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ऋतिक रोशन। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन कौन बनाए गए हैं, तो ये हैं आपके सचिन तेंदुलकर। जबकि यूथ आइकन कौन थे, आपके आयुष्मान खुराना। ICC विश्व कप के ग्लोबल एम्बेसडर कौन है, सचिन तेंदुलकर। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के राहुल द्रविड़। रैंगलर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, स्मृति मंदाना। हर्फा लाइफ न्यूट्रिशन के कौन है, तो स्मृति मंदाना है इनकी भी। नेक्स्ट आपसे पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपसे सीधे सीधे आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। त्रिपुरा के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सौरभ गांगुली। बंधन बैंक के कौन है, सौरभ गांगुली। मंत्रा.com के कौन है, तो वह है आपके रणवीर कपूर। प्यूमा इंडिया के कौन है, हरमनप्रीत कौर। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की कौन है, तो आपकी ये है भाटिया और रेणुका सिंह। ऐसी पेप्सिको इंडिया के पूछे, रणवीर सिंह है। यूनिसेफ इंडिया के राजदूत देखिए यहाँ पर अभी पहले कौन थे हमारे, आयुष्मान खुराना थे, अब कौन हो गई हैं, तो यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारी होंगी कौन, तो करीना कपूर। ठीक है, नेक्स्ट राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के कौन है, निखत जरीन। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो प्रसून जोशी। ठीक है, इसके साथ साथ बायजूस के कौन है, लियोनेल मेसी। तो ये सारे ब्रांड एम्बेसडर भी आपको याद रखने हैं, इन्हें बार बार पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए, आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। यकीन मानिए, एक बार आप लोग किताबों को उठाइए, उनको चाटिए, उनको पढ़िए ढंग से। बहुत मज़ा आता है किताबों को पढ़ने में, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है किताबों को पढ़ने में। आप लोग पढ़िए, किताबों को छुइए, एक बार उनसे दोस्ती करिए, फिर देखिए कितना अच्छा आपका कंपटीशन की तैयारी होती है। लेकिन आप लोग किताबों से नहीं पढ़ना चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। यूनेस्को गिलेर्मो कैनो पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यूनेस्को गिलेर्मो जो आपका कैनो पुरस्कार 2024 है, ये किसे दिया गया है। देखिए पहले मैं बात कर लेते हैं गिलेर्मो कैनो की। ये गिलेर्मो कौन है, तो कोलंबिया के पत्रकार थे, इनकी मृत्यु हो गई थी 1986 में। ठीक है, तो इन्हीं के सम्मान में एक पुरस्कार की शुरुआत हुई है, इनके नाम पर इनका नाम रख दिया गया है। और हाल ही में ये किसे दिया गया है, तो गाजापट्टी में जितने भी आपके कार्य करने वाले पत्रकार थे, उन सभी पत्रकारों को ये क्या दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है। गाजापट्टी आप सभी लोग जानते हैं कहाँ पर, फिलिस्तीन में। ठीक है, जैसा कि मैंने उस दिन आपको बताया भी था किसके बारे में, इजराइल के बारे में मैंने सारी की सारी लोकेशन आपको दिखाई थी, देखिए है ना। इजराइल के बारे में मैंने सारी आपको लोकेशन दिखाई थी। देखिए ये हमारा गाजापट्टी है। गाजापट्टी ये आपके कहाँ पड़ता है, पश्चिमी एरिया में पड़ता है। ये हमारा पूरा का पूरा ये इजराइल है, और इस तरफ आपका सीरिया है, ऊपर लेबनान है, ये भूमध्य सागर है, इधर गाजापट्टी है आपकी, और इसी में रहता है आपका हमास। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी आपके जो पत्रकार थे, इन्होंने यहाँ पर लड़ाई हो रही थी उस समय क्या किया था, पत्रकारिता की थी, सभी को आपकी अभिव्यक्ति के बारे में, यानी सारी की आपकी सूचनाएं देने की जो काम किया था वो यहाँ के पत्रकारों ने किया था। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ जानी गई है, और यहाँ के जितने भी आपके पत्रकार थे उन्हें इस गिलेर्मो कैनो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस तरह आपका वेस्टर्न बैंक है, और ये आपका जॉर्डन है, और यहीं पर आपका जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर क्या है आपका, तो मृत सागर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने उस दिन आपको बताया था कि इसमें हमारी क्या हुई थी, 2 स्टेट सॉल्यूशन दिया गया था, और इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य जो आपकी 2 राज्य समाधान के लिए ये प्रदान किया गया था। इसके द्वारा तो UN प्रतिनिधि थी हमारी रुचिरा कंबोज। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है साथियों, अब देखो बात कर लेते हैं हम लोग यूनेस्को की। अभी हमने यूनिसेफ की बात की थी, बड़ा ही संयोग है कि UNO भी हो गया, यूनेस्को भी हो गया, और आपका यूनिसेफ भी हो गया, है ना। तीनों की तीनों आप लोग स्थापना मुझे बता दी कि तीनों की स्थापना कब हुई थी। कमेंट बॉक्स में इन तीनों की स्थापना बताइए कब कब इनकी तीनों की स्थापना हुई थी। एक यूनेस्को की, एक यूनिसेफ की, और अभी हमने पढ़ा था UNO। इन तीनों की मुझे क्रम से बता दीजिए स्थापना कब हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्थापना इसकी कब हुई थी, तो 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई। मुख्यालय इसका पेरिस में है। अध्यक्ष इसके कितने हैं,
तो अध्यक्ष वर्तमान में है इसके आंद्रे अजोले, और लगभग इसमें 194 देश हैं आपके, ठीक है। भारत में कुल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी यूनेस्को की, तो 42 हैं। कितनी है, 42। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे 42वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है, 42वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है। अब ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत कुछ सिखाने वाला है। यहाँ से आपके पिछले 3 माह के जितने भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है और इनका आपको रिवीजन कराने वाला हूँ। कल या परसों क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ग्रीन ऑस्कर अवार्ड, जिसे हम ब्रिटली अवार्ड भी कहते हैं। एक इसको मिला था पूर्णिमा देवी को, और इन्हें दूसरी बार मिला है ये। गोल्डन मैन अवार्ड किसे मिला था, आलोक शुक्ला को दिया गया था। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर किसको दिया गया था, तो मोहम्मद सलीम को दिया गया था। एवल पुरस्कार किसको दिया गया था, मिशेल टेलीग्रेड को दिया गया था। प्रित्जर अवार्ड किसे दिया गया, रकेन यामामोटा को दिया गया। सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया है। व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया है। यादें के लिए दिया गया। जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार यूलिया नमलायना को दिया गया। जॉन एल जैक जूनियर पुरस्कार इसरो को दिया गया। बॉब अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार ममता सागर को दिया गया। स्वर्ण सेवक जो यूएसए का एक पुरस्कार है, स्वर्ण सेवक पुरस्कार किसे दिया गया, आचार्य लोकेश जी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर अवार्ड किसे दिया गया, डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल है आपका, इसको दिया गया था। ग्लोबल हेल्थ अवार्ड किसे दिया गया, तो गगनदीप कंग को दिया गया। AM ट्यूरिंग अवार्ड किसे दिया गया, ये कंप्यूटरिंग का नॉवल कहा जाता है, इसे AB विगडरसन को दिया गया था। रेमन मैक्सिस अवार्ड किसे दिया गया, तो रवि कन्नन को दिया गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल मीडिया अवार्ड जो दिया गया है आपका, ग्लोबल मीडिया अवार्ड, ये एक AI एंकर है, इनका नाम है सना, इन्हें लंदन में ग्लोबल मीडिया अवार्ड दिया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से संबंधित आपका एक क्वेश्चन आया था, उसी समय इसको आपको याद रखना है कि ग्लोबल मीडिया अवार्ड किसे दिया गया, AI एंकर आपकी सना को दिया गया है। और बाकी सारे के सारे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आपको मैं बार बार रिवाइज कराने वाला हूँ। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें आपको यूक्रेन से संबंधित कुछ लोकेशन बताऊंगा और हमारे जितने भी AI यहाँ अब तक हो चुके हैं जो हमारे परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनके बारे में भी मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसको मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ। तो इसे आप पूरे पेशेंस के साथ जरूर देखना, यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। और यूक्रेन से संबंधित जो 3 बातें मैं बताऊँगा आपको, वो PCS परीक्षा और RO ARO के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। पिछली बार ये UPSC की जो परीक्षा हुई थी, मेन परीक्षा हुई थी, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, मेरे ऐसे आशा है। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखिएगा। दुनिया की पहली AI राजनयिक, यानी पहली आपकी एम्बेसडर जो बनाई गई है, इसका नाम है विक्टोरिया सी। आपसे ऐसे करके पूछ लेगा कि विक्टोरिया सी क्या है, तो एक AI राजनयिक है, यानी एक AI आपका क्या है, राजदूत है। और ये कहाँ पर आपकी यूक्रेन में लॉन्च की गई है, ठीक है। आवाज़ इसमें एक एक्ट्रेस की लगाई गई है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर जो आवाज़ दी गई है वो किसकी आवाज़ दी गई है, रोज़ाली। और रोज़ाली यूक्रेन की बहुत ही फेमस गायिका हैं। ये विक्टोरिया सी एक महिला की तरह इनको दिखाया गया है, ठीक है। और ये एक AI आपकी राजदूत हैं, तो इनका नाम याद रख लेना, ठीक है। आवाज़ इसमें किसकी होगी, रोज़ाली की होगी। बहुत ही फेमस गायिका हैं, इनकी आवाज़ में ये आपके सारे काम करने वाले हैं हम। अब यूक्रेन की अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो आपको दिखाता हूँ पहले यूक्रेन जो था पहले रूस यानी रसिया का ही भाग था, और ये 1992 में USSR से अलग हुआ था। आप सभी को पता होगा, जो रूस था यानी USSR था 1991-92 में, ये 15 देशों में टूट गया आपका, जिसमें आपके 5, ठीक है साथियों। तो आप सभी का रखना ये 15 देशों में 5, इसमें कैसे हमारे मध्य एशियाई देश थे, आपका यूक्रेन था, बेलारूस था, ये सारे देश किससे अलग हुए थे, तो ये सारे के सारे देश आपके अलग हुए थे रूस रसिया से। और 2022 में इनमें क्या हो गया, झगड़ा हो गया था, किसमें, रूस में और यूक्रेन में। कारण क्या था, यूक्रेन का नाटो में और नाटो की ओर झुकाव, ये क्या था, महत्वपूर्ण कारण था किसका, रूस यूक्रेन वॉर का। यूक्रेन जो है यूरोप का 2nd बड़ा देश है और सबसे ज़्यादा उपजाऊ देश है आपका, ये भी एक कारण है यहाँ पर लड़ाई का, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कुछ आपके क्षेत्र हैं जो यूक्रेन के रूस ने कब्जा लिए हैं। कौन कौन से हैं, तो लुहांस है आपका, डोनेस्क है, जेफ्रोसिया है, खारसान है, और क्रीमिया को तो 2014 में ही हड़प लिया था, है ना। जैसे ये मान लीजिए क्या है आपका यूक्रेन है, और ये मान लीजिए आपका रसिया है। तो यहाँ पर ये चारों क्षेत्र आपके पड़ते हैं, जैसे लुहांस है और नीचे आपका क्रीमिया लटका हुआ है। तो ये चारों क्षेत्र आप लोग याद रखना, इनसे क्वेश्चन बना था आपका। अब रूस और जो यूक्रेन है आपका, जो आपका यूक्रेन है, इसकी सीमा पर कौन कौन से देश हैं, तो रूस है, बेलारूस है, पोलैंड है, रोमानिया है, हंगरी है, स्लोवाकिया है और मोल्डोवा है। ये किसके पड़ोसी देश हैं, तो यूक्रेन के हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा देश यूक्रेन का पड़ोसी देश नहीं है। ये PCS लेवल का क्वेश्चन है जो आपको बता रहा हूँ। वनडे एग्जाम में इतना डीप में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन PCS में पूछ लेता है कि यूक्रेन की सीमा पर कौन कौन से देश हैं, रूस, बेलारूस, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और मोल्डोवा, ठीक है। तो ये साथ ही उनके लिए हो जाएगा जो RO ARO की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं हमारे AI। लेकिन उस दिन मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था
कि WHO ने क्या किया था, एक AI आधारित डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया था और इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था सरहा, है ना, स्मार्ट AI रिसर्च असिस्टेंट फॉर हेल्थ। ये किसने लॉन्च किया था, WHO ने लॉन्च किया था, इसका नाम था इरहा। WHO के बारे में आप लोग जानते ही हैं सारी बातें। अब जैसे आपसे पूछे कि पहली महिला जो आपकी एंकर थी, न्यूज़ एंकर थी, इसका नाम था लीसा और ये उड़ीसा से लॉन्च की गई थी। शिक्षिका कौन है, ये आयरिस, ये केरल से लॉन्च की गई थी आपकी। फिल्म कौन सी है, इरहा। पहली AI फिल्म कौन सी, इरहा। पहला AI रोबोट कौन है आपका, मोहम्मद। पहली AI महिला रोबोट कौन है, सोफिया। पहला AI स्कूल कौन सा है, केरल में है आपका। पहला AI CEO कौन है, मीका है। इसके साथ साथ आपसे पूछे कि पहला AI सिटी कौन सी है, तो पहली AI सिटी लखनऊ है। डेनिन क्या है, डेनिन तो विश्व का पहला सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, डेनिन USA का है आपका, और ये भी क्या है, AI है आपका। ऐसे देव का पूछे तो ये भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ओलंपस ये किसका है, अमेज़ॉन का है। ओपन AI ने कौन सा लॉन्च किया था, ChatGPT लॉन्च किया था आपका, ठीक है। ऐसे आपसे पूछे किसके बारे में, जुगलबंदी ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था। लेक्सी ये भारत का AI है। एनी ये चाइना का है। बार्ड ये गूगल का है। और मॉडल क्यू स्टार पूछे आपसे तो माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। तो ये सारे हमें GI नहीं AI पर आज हम बात करेंगे। आज हम GI पर भी बात करेंगे, किस पर, आज हम GI टैग पर भी बात करेंगे। देखें कितना सहयोग चल रहा है आज की क्लास में। हमने यूनेस्को पे बात की, यूनिसेफ पे बात की, UNO पर भी बात कर ली। आज AI का भाई GI भी मिल गया हमें, ठीक है, इन पर भी हम बात करने वाले हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान। तो पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान, आप सब लोग जानते होंगे मानव रहित यानी कि ड्रोन हो सकता है आपका। इसका नाम है FWD-200V। FWD-200V ये क्या है आपका, एक मानव रहित विमान है और कैसा, बम वर्षक स्वदेशी वाहन है और ये भारत का पहला होगा ऐसा दावा किया जा रहा है। और इसका अनावरण किया गया है कहाँ से, लखनऊ से, क्योंकि इसका निर्माण किया गया है फ्लाइंग डिफेंस फर्म है एक आपके बेंगलोर की, बेंगलोर है, माफ़ करना है बेंगलोर, मैंने क्या बोल दिया, बेंगलोर से इसको लॉन्च किया गया है। इसकी कीमत कितनी है, 25 करोड़ रुपये है। ऐसे ही आपसे पूछे विश्व में कौन सा है आपका स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित जो विमान है, इसका नाम है प्रीडेटर। और प्रीडेटर इसकी कीमत कितनी है, 250 करोड़ रुपये, ये USA का है, ठीक है। इनके बारे में याद रखना। ऐसे आपसे पूछूँ कि प्रबल क्या है, प्रबल इसके बारे में बताइए, है ना। उग्रम आपसे पूछो उग्रम क्या है, ठीक है, उग्रम के बारे में पूछ ले। या आपसे पूछ ले कि आपका वशारोध क्या है, वशारोध, है ना। आपसे पूछ ले कि वरुणास्त्र क्या है, वरुणास्त्र क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रबल क्या है आपकी, एक रिवॉल्वर है। उग्रम क्या है, एक असॉल्ट राइफल है। बसोराल एक कम दूरी का एक एयर डिफेंस सिस्टम है। वरुणास्त्र ये आपका हैवी वेट टॉर्पीडो है। ये सारी बातें आपको याद रखनी होती हैं। आज का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और लाजवाब क्वेश्चन आपको बहुत सारे नंबर दिलाएगा, है ना। और यहाँ से एक टॉपिक से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिए यहाँ से। GST इसके बारे में मैंने बताया था, उस दिन भी आपको पढ़ाया था। और एक नया क्वेश्चन आज बना है, GST अपीलीय प्राधिकरण, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं GST-80। क्या बोलते हैं, GST-80। इसके प्रमुख हाल ही में नियुक्त किए गए हैं और ये प्रमुख कौन बने आपके, संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा का जो कार्यकाल रहेगा, यानी जो आपके GST अपीलीय प्राधिकरण का कार्यकाल रहता है, वो 4 वर्ष या 17 वर्ष की उम्र तक रहता है। इनका वेतन कितना होता है, तो लगभग 2.5 लाख रुपये प्रति माह इनका वेतन होता है। ऐसे आपसे पूछे कि हाल ही में T20 वर्ल्ड कप मैच में रेफरी किसको बनाया गया था, तो जगावल श्रीनाथन को बनाया गया था। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, यहीं पर मैंने इसको शॉर्ट में निपटा दिया है। इसको आप लोग देख लेना, क्वेश्चन नंबर 10 था ये हमारा, इसको मैंने यहीं पर शॉर्ट में निपटा दिया है। अब आपसे पूछे GST के बारे में, तो हम लोग बात कर लेते हैं GST। उस दिन मैंने आपको GST के बारे में बहुत सारे फैक्ट पढ़ाए थे। पहला क्वेश्चन जो मैंने GST के बारे में बताया था, जो करंट से संबंधित था, वो था आपका अप्रैल 2024 में सर्वाधिक GST संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा था। तो चारों राज्य याद कर लीजिए, चारों राज्य याद क्या कर लीजिए, चारों राज्य रिवाइज कर लीजिए आप लोग। महाराष्ट्र टॉपर था, कर्नाटक सेकंड पर था, गुजरात थर्ड पर था, उत्तर प्रदेश अपना चौथे स्थान पर था। और सर्वाधिक जो वृद्धि हुई थी वो मिजोरम में हुई थी। कुल कलेक्शन कितना हुआ था, तो कुल कलेक्शन हुआ था आपका 2.10 लाख करोड़ का, और ये एक ऐतिहासिक आंकड़ा था आपका। अब बात कर लेते हैं किसकी, GST की। GST का हमने पुराना क्वेश्चन भी देख लिया, अब हमारे सारे के सारे क्वेश्चन देख ले रहे हैं। GST जो है एक आपका अप्रत्यक्ष कर, आप सभी को पता है। GST एक समवर्ती सूची का कर है, ये भी आपको पता है। GST 17 करों का एक मिश्रित कर है, ये भी आपको पता है। इसका मॉडल जो हमने लिया कहाँ से लिया, कनाडा से, जबकि ये पहली बार कहाँ लागू किया गया था, तो फ्रांस से लागू किया गया था। और भारत कौन सा लागू करता देश है, तो 161वां देश है भारत ने जहाँ पर लागू किया अपने भारत में। तो भारत 161वां देश बन गया है। तो इसके लिए हमने संशोधन किया था 101वां संविधान संशोधन 2017, जो लागू कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और ये 122वां बिल था हमारा। इसके लिए सिफारिश किसने की थी, तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर इसकी सिफारिश की गई थी। पहला राज्य कौन था जिसने लागू किया, तो वो था असम। और इसमें कौन कौन सी दर थे, 0%,
5%, 12%, 18%, 28%, ये इसकी क्या थी, आपकी दरें थी। ऐसे ही आपकी एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई थी 2016 में। 2016 में जीएसटी काउंसिल बनाई गई। आर्टिकल 279A जोड़ा गया। इसमें 31 सदस्य होते हैं और इसका हेड होता है वित्त मंत्री, जबकि जीएसटी किसमें आपका आर्टिकल 279 में है। आपसे पूछे टाइप कौन कौन से हैं, तो CGST है, SGST है, IGST है और UJST है। कर चोरी करने पर 5 साल की सज़ा होती है। और जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अमिताभ बच्चन है। पेट्रोल है, डीजल है, महंगी गाड़ियाँ हैं, इन पर और जो लग्जरी सेवाएं हैं इन पर जीएसटी दर आपकी अधिक होती है। तो ये सारे फैक्ट आप क्या रखने किससे, जीएसटी से। 2 मिनट के रिवीजन में हम लोग सारे के सारे फैक्ट देख लिए और ज़बरदस्त क्लास है आपकी। आप लोग अगर अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं तो इस क्लास से जुड़ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को अनसब्सक्राइब मत करिए। बहुत सारे साथी सब्सक्राइब कर रहे हैं और उसके बाद चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। आप लोग सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाइए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। आप इस क्लास को एंजॉय करें, अच्छे से इसको पढ़ें, रिवाइज करें। बस मैं इतना ही चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम सालों बहुत सारे जीएसटी जो आपकी जीआई टैग हैं इनको देखेंगे, जीआई टैगों को। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अजरक वस्त्रकला जीआई टैग किसे दिया गया है, तो अजरक का मतलब होता है नीला, ठीक है। और ये क्या है, एक वस्त्र है, वस्त्रकला है आपकी, जिस पे छपाई की गई है ज्योमेट्री, पुष्प, संस्कृति, इन सब की छपाई करके इसको बनाया गया है। और कच्छ गुजरात को इसका जीआई टैग दिया गया है। सर्वाधिक जीआई टैग आपको पता है किसके पास, यूपी के पास है। और सेकंड पर है आपका तमिलनाडु, ठीक है। इसके साथ साथ आपको पूछे तमिलनाडु टॉप पर कौन से पर है, तो जो आपकी रामसर साइट है इसमें टॉप पर है, 16 हैं इसके पास, ठीक है। और आपसे पूछे कि यूपी कौन से स्थान पर, तो सेकंड स्थान पर, इसके पास 10 हैं। किसमें, तो याद रखना रामसर साइटों में। जबकि जीआई टैग में टॉप पर कौन है, यूपी है, और सेकंड पर कौन है, तमिलनाडु है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जीआई टैग, इसे हम बोलते हैं भौगोलिक संकेतक। इसके लिए एक्ट कब आया था, 1999 में आया था। इसकी शुरुआत कब की गई, 2003 में किया गया था। और 2004 में किसे दिया गया, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, वेस्ट बंगाल को। ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है और इसकी समय सीमा होती है 10 वर्ष की, ठीक है। अब देखिए हमारे कुछ जीआई टैग हैं, जैसे कि आपसे पूछे जड़ोडी नाम कट्टी मिट्टी की जीआई टैग इसे तमिलनाडु को दिया गया। सर्वाधिक किसके पास है, 58 इसी के पास है। चेदुबट्टा साड़ी, ये भी तमिलनाडु का है। कन्याकुमारी मेटा केला, ये भी कहाँ का, तमिलनाडु का है। ऐसे आपसे पूछे चमड़े के जूते, ये आगरा के हैं। मेटल क्राफ्ट उदयपुर, उस्ताकला बीकानेर राजस्थान के जीआई टैग हैं। अमरोहा ढोलक, ये उत्तर प्रदेश की है। ईशाद आम, ये कर्नाटक का है। अल्फांसो आम, ये महाराष्ट्र का है। कश्मीरी केसर जम्मू कश्मीर का है। मधुबनी पेंटिंग बिहार का है। बसोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर का है। नवारा चावल, ये उड़ीसा का है। नेक्स्ट आपसे पूछे बाड़ा कोलम सफ़ेद प्याज, महाराष्ट्र का है। सोजत की मेहंदी राजस्थान की है। काला चावल चखाव जिसे हम कहते हैं मणिपुर का है। गमोचा असम का है। तेजपुर लीची असम की है। काजू गोवा का है। काला जीरा उड़ीसा का है। बेरीनाग उत्तराखंड का है। चुरपी पनीर अरुणाचल प्रदेश का है। और कलाली पनीर जम्मू कश्मीर का है। खामती चावल अरुणाचल प्रदेश का है। कम्बम अंगूर तमिलनाडु का है। ऐसे आपसे कुछ और अन्य पूछे, सुंदरजा आम, ये एमपी का है। बनारसी पान, ये यूपी का है। हाथरस की हींग यूपी की है। आदम चीनी चावल, ये यूपी का है। अलीगढ़ ताला, ये यूपी का है। नगीना लकड़ी शिल्पकला, ये भी यूपी का है। तो ये सारे हमें किससे याद रखने हैं, अपने यूपी से याद रखने हैं। और सारे के सारे मैंने आपको रिवाइज करा दिए। आप लोग देख सकते हैं कितनी मेहनत करता हूँ आपके लिए। सारे के सारे ढूंढ खकोर के मैंने जितने भी जीआई टैग थे आपको लिखकर और सारी चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है। अब इतने पर भी आप वीडियो को लाइक ना करें, चैनल को सब्सक्राइब ना करें, तो ये आपकी गुरु दक्षिणा नहीं होगी। इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अगर आप गुरु दक्षिणा यहाँ पर क्या है, ऑनलाइन में आपके लिए लाइक और शेयर तो है। अगर आप लाइक शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो आपको गुरु दक्षिणा के रूप में क्या देंगे आप बताइए, कुछ नहीं दे सकते फिर तो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। केंद्र सरकार ने कहाँ 8 रेलवे स्टेशनों के नाम परिवर्तित किए हैं, तो केंद्र सरकार ने हाल ही में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम चेंज किए हैं। और वे कहाँ पर किए हैं, यूपी में। यूपी में भी कहाँ पर, अमेठी में। यहाँ इनका पुराना नाम है और यहाँ इनका नया नाम मैंने 8 के 8 आपके लिए लिखे हैं। जैसे आपसे पूछे, पुराना नाम था तपेश्वर नाथ धाम, इसका नया नाम क्या होगा, फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन। ऐसे कासमपुर हॉल्ट, इसका नया नाम क्या होगा, तो जायस सिटी। ऐसे जायस शहर का नाम क्या होगा, गुरु गोरखनाथ धाम। बानी का नाम क्या होगा, स्वामी परमहंस। मिस रौलिका का नाम क्या होगा, माँ कालिन धाम। ऐसे निहालगढ़ का नाम क्या होगा, महाराजा बिजलीबासी। अकबरगंज का नया नाम क्या होगा, कालीगंज धाम। और बारिशगंज का नया नाम होगा अमर शहीद भोले भाले सुल्तान। ये इसका क्या होंगे, नए नाम होने वाले हैं। तो ये आज की आपकी क्लास थी। आज मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराए हैं, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। और आज की जो आपके मैदान सीरीज़ के क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको अलग से दूंगा, क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। आप लोग कहते हैं सर वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इतनी बड़ी वीडियो मत बनाया करिए।
तो इसीलिए 20 से 25 मिनट की वीडियो मैंने आपके लिए तय की है। इतनी बड़ी वीडियो बनाऊँगा, और अगर वीडियो बड़ी हो जाती है, टॉपिक ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं उसको अलग, जो कि स्ट्रेटजी के रूप में आपके लिए काम आने वाला है, उसको मैं डाल दूँगा। थोड़ी देर में आपके सामने वीडियो आपको मिल जाएगी, लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और व्यस्त रहिए। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।